नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने कभी सोचा है कि इंडिया के करोड़ों लोग हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ एक चीज के लिए क्यों लगाते हैं? क्रिकेट के लिए नहीं, पैसे के लिए, शायद। लेकिन अगर सच कहा जाए तो वो एक और चीज के पीछे भाग रहे थे। एक सपना, एक उम्मीद, एक ऐसी फीलिंग कि शायद अगला मैच उनकी जिंदगी बदल देगा। सबका ड्रीम है, ड्रीम 11। एक क्राउडेड लोकल ट्रेन, एक स्टूडेंट हॉस्टल में मोबाइल पकड़े बैठा है, एक ऑफिस एम्प्लॉई लंच ब्रेक में टीम बना रहा है, एक गांव में चाय की दुकान, सबके स्क्रीन पर एक ही चीज, फैंटेसी क्रिकेट। लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स सिर्फ एक गेम नहीं था और ड्रीम 11 सिर्फ एक कंपनी नहीं थी। ये एक नए इंडिया की कहानी थी। एक ऐसा इंडिया जो मेहनत करता था पर शॉर्टकट का सपना भी देखता था। एक ऐसा इंडिया जहां हर आदमी के अंदर एक छुपा हुआ सवाल था, क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? और ड्रीम 11 ने कहा, हाँ, बस क्रिकेट समझो। चलना, जाना, टीम बनाना। करोड़ों का मेगा कॉन्टेस्ट है, खेलेगा नहीं? प्लेयर्स चूज करो, टीम बनाओ और शायद तुम भी करोड़पति बन सकते हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद ड्रीम 11 के फाउंडर्स ने भी नहीं सोचा था। करोड़ों लोग फैंटेसी नहीं खेलने लगे, करोड़ों लोग उम्मीद खरीदने लगे। हर मैच पहले मैच जैसे खेलना पड़ेगा। टीम 11 चैंपियंस का गेम। लेकिन आज वही इंडस्ट्री सवालों के घेरे में है। रेगुलेशंस, टैक्स, बैंस, Dream 11 has received a tax notice from the DGGI that is worth 25,000 crore rupees. AI और एक बड़ा सवाल, क्या करोड़पति बनने वाला सपना अब खत्म हो रहा है या ये बस एक नए सपने की शुरुआत है? बिकॉज दिस स्टोरी वॉज नेवर अबाउट ड्रीम 11, इट वॉज अबाउट द इंडियन ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ विनर। सन 2008, मुंबई शहर। इंडिया में क्रिकेट रिलीजन था, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट, उसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। उस वक्त दो दोस्त एक अजीब सा आइडिया लेकर निकले। हर्ष जैन एक बिजनेस फैमिली से, क्रिकेट फैन, टेक्नोलॉजी लवर, और भावित शेठ इंजीनियर, स्पोर्ट्स इंथुआजिस्ट। दोनों का मानना था अमेरिका में फैंटेसी स्पोर्ट्स चल सकता है, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं? प्रॉब्लम, इंडिया रेडी ही नहीं था। ऑनलाइन पेमेंट्स ऑलमोस्ट नहीं थे, यूपीआई नहीं था, जियो नहीं था, लोग ऑनलाइन रिचार्ज करने से डरते थे उस वक्त। फैंटेसी स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात थी। इन्वेस्टर्स हंसते थे, कुछ लोग कहते थे इंडिया में लोग प्लेयर्स देखते हैं, डेटा नहीं। ये आइडिया अमेरिका में चलेगा, इंडिया में नहीं। शायद वो गलत भी नहीं थे, क्योंकि ड्रीम 11 की शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। यूजर आते नहीं थे, पैसे खत्म हो रहे थे, This is not working. बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग समझते ही नहीं थे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स होता क्या है। इन्वेस्टर्स मना कर रहे हैं, ड्रीम 11 चल नहीं रहा, पैसे खत्म हो रहे हैं। कभी कभी दुनिया आपको रिजेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ अभी आपके लिए रेडी नहीं होती। एक सवाल बार बार पूछा जाता, आखिर टीम बनाकर पैसे कैसे जीते जा सकते हैं? ड्रीम 11 को सिर्फ कंपनी नहीं बनना था, उन्हें एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी थी। People are curious. This can't be real. क्रिकेट देखना अलग बात है, उससे कुछ जीतना, but the idea feels strange, too unbelievable. और हिस्ट्री में सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को उस चीज पर बिलीव करवाना जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन फिर इंडिया बदलने लगा। 2010 स्मार्टफोन्स सस्ते होने लगे, इंटरनेट
धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। ऑनलाइन पेमेंट का ट्रस्ट बढ़ने लगा और 2016 में एक ऐसी चीज हुई जिसने सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं, पूरी डिजिटल इंडिया को हिला दिया। जियो। सडनली इंटरनेट लग्जरी नहीं रहा, हर हाथ में स्मार्टफोन्स था, हर पॉकेट में डेटा, हर मैच अब टीवी तक सीमित नहीं था और ड्रीम 11 इंतजार कर रहा था। ये वही मोमेंट था जिसे बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग, जब दुनिया फाइनली आपके आइडिया के लिए रेडी हो जाती है। ड्रीम 11 ने फ्री कॉन्टेस्ट लॉन्च किए और फिर पेड कॉन्टेस्ट, फिर लीग्स, फिर कैश प्राइजेस और धीरे धीरे एक अजीब सी चीज होने लगी। लोग क्रिकेट देख नहीं रहे थे, लोग क्रिकेट में इन्वेस्ट करने लगे, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। अब फैंस के लिए सवाल ये नहीं था इंडिया जीतेगी या नहीं, सवाल था मेरा कैप्टन कौन होगा, मेरा वाइस कैप्टन कौन होगा, पावर प्ले में विकेट मिलेगा। पहली बार करोड़ों इंडियंस ने मैच को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। क्रिकेट अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, क्रिकेट अपॉर्चुनिटी बन गया था। और फिर 2019 ड्रीम 11 बिकेम इंडियाज फर्स्ट गेमिंग यूनिकॉर्न, वैल्यूएशन $1 बिलियन। जो आइडिया कभी लोगों को समझ नहीं आता था, अब उस पर दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे थे। Because sometimes the craziest ideas don't fail, they change the world. टेंसेंट, टाइगर ग्लोबल, कलारी, DST ग्लोबल। ड्रीम 11 अब स्टार्टअप नहीं था, इट वॉज अ फेनोमेनन। और फिर 2020 एक ऐसा मोमेंट जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। IPL इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल और उसके नाम के आगे लिखा था ड्रीम 11 IPL, एक फैंटेसी ऐप अब क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर था। ये स्पॉन्सरशिप नहीं थी, ये अनाउंसमेंट थी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स अब आउटसाइडर नहीं रहा, वो ऑफिशियली इंडियन क्रिकेट कल्चर का हिस्सा बन चुका था। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या था जो करोड़ों लोगों को इस गेम की तरफ खींच लाया? क्यों एक आदमी हर हार के बाद भी कहता था अगली बार मेरी लाइफ बदल जाएगी? क्या ये स्किल थी, क्या ये लक था या कुछ और? बिकॉज ड्रीम 11 ने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाई थी, उसने एक इमोशन का प्रोडक्ट बना दिया था, होप। और इंसान उम्मीद के लिए शायद कुछ भी कर सकता है। एक स्ट्रेंज क्वेश्चन, अगर ड्रीम 11 सिर्फ एक ऐप थी तो करोड़ों लोग हर मैच से पहले इतने नर्वस क्यों हो जाते थे? हर विकेट पर चिल्लाते क्यों थे? हर हार के बाद फिर से टीम क्यों बनाते थे? क्या वो क्रिकेट देख रहे थे या कुछ और चेज कर रहे थे? बिकॉज द ट्रूथ इज people don't become addicted to games, they become addicted to what they believe the game can give them. और फैंटेसी स्पोर्ट्स एक बहुत पावरफुल चीज बेच रहा था, होप। एक मिडिल क्लास लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, पॉकेट मनी लिमिटेड है, लाइफ ऑर्डिनरी है। वो इंस्टाग्राम खोलता है, किसी ने 49 रुपये लगाकर 1 करोड़ जीता है। टेलीग्राम खोलता है, कोई लिखता है भाई कल 32 लाख जीता। यूट्यूब खोलता है, थंबनेल दिखाई देता है आज की GL टीम गारंटीड रैंक 1। और उसके दिमाग में एक आवाज आती है, और ये अगर ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। और वहीं फैंटेसी का सबसे डेंजरस मोमेंट है, क्योंकि ये गेम पैसों से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है कंपैरिजन से, और कंपैरिजन होप पैदा करता है। क्यों लॉटरी एक टिकट नहीं बेचती, वो बेचती है एक अल्टरनेट फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जहां आप अमीर हो, सक्सेस हो, रिस्पेक्ट
मिल रहा है, फैंटेसी भी वही करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस के साथ, लॉटरी कहती है सब कुछ लक है, फैंटेसी कहती है तुम स्मार्ट हो, और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। फैंटेसी आपको फील करवाती है कि आप कंट्रोल में हो, आप प्लेयर्स चूज करते हो, कैप्टन डिसाइड करते हो, पिच देखते हो, वेदर चेक करते हो, स्टैटिक्स पढ़ते हो। आपको लगता है मैं गैम्बल नहीं कर रहा, मैं एनालिसिस कर रहा हूं। और जब इंसान को लगता है कि उसके पास एज है तो वो रिस्क लेने लगता है, और फिर ब्रेन का एक और मैकेनिज्म एक्टिव होता है। इमेजिन करो आपकी टीम 1 करोड़ जीतने से सिर्फ 1 विकेट दूर रह गई, कैप्टन ने सेंचुरी नहीं बनाई, या लास्ट ओवर में कैच ड्रॉप हो बस गया, 1 रन। आप हार गए। यार विश्वास नहीं हो रहा यार, सिर्फ 1 विकेट यार, 1 विकेट से 1 करोड़ गया। अगर वो कैच नहीं छूटता ना, कप्तान ने भी आज धोखा दे दिया। बस 1 ओवर यार। लेकिन अजीब बात यह है, आपको गुस्सा कम आता है और एक ही थॉट आता है, बस थोड़ा सा रह गया, अगली बार पक्का। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसे कहते हैं नियर मिस इफेक्ट। ब्रेन सोचता है मैं ऑलमोस्ट जीत गया था, और रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रियलिटी आप हार चुके होते हो, लेकिन ब्रेन कहता है नहीं, तू क्लोज था, और आप वापस आ जाते हो। फैंटेसी में भी बस एक प्लेयर गलत था, बस वीसी चेंज कर लेता, बस टॉस का वेट कर लेता, हर बार एक नई उम्मीद बन जाती है, और उम्मीद इंसान को बार बार वापस ले आती है। लेकिन एडिक्शन की असली कहानी डोपामाइन से शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं डोपामाइन मीन्स हैप्पीनेस, गलत। डोपामाइन मीन्स एंटिसिपेशन, वो एक्साइटमेंट जब रिजल्ट अभी आया नहीं है, मैच स्टार्ट होने वाला है, टीम बन चुकी है, कैप्टन सिलेक्ट हो गया है, और दिल में एक आवाज, आज कुछ बड़ा हो सकता है। ये फीलिंग ब्रेन को रिवार्ड देती है, चाहे आप जीतो या हारो। इसलिए बहुत बार कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का एक्साइटमेंट जीतने से भी ज्यादा होता है। फैंटेसी का मैजिक विनिंग में नहीं, पॉसिबिलिटी में था, और इंसान पॉसिबिलिटी का एडिक्ट बन सकता है। सबसे पावरफुल वेपन पर अनसर्टेनिटी। आप नहीं जानते कब जीतोगे, कितना जीतोगे, जीतोगे भी या नहीं, लेकिन जीत सकते हो, और यही चीज ब्रेन को सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। यही सिस्टम यूज होता है कैसीनोज में, सोशल मीडिया में, स्लॉट मशीन्स में, फैंटेसी स्पोर्ट्स में। रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल नहीं होता, और अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स ब्रेन को प्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स से ज़्यादा एक्साइट करते हैं। इसीलिए हर मैच एक नया चांस लगता है, हर टॉस, हर विकेट, हर बाउंड्री आपके पैसे से ज़्यादा आपकी उम्मीद स्टेक पर होती है। लेकिन फैंटेसी का सबसे अंडररेटेड वेपन एक और था, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके दोस्त ने जीता, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, यूट्यूब पे करोड़पति स्टोरीज चल रही है, इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिख रहा है, और आप सोचते हो सब कमा रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया। लेकिन रियलिटी, बहुत लोग नहीं जीते। लेकिन ह्यूमन ब्रेन प्रोबेबिलिटी नहीं देखता, वो स्टोरीज देखता है। 1 करोड़ जीतने वाले आदमी की फोटो हजारों हारने वाले लोगों से ज़्यादा पावरफुल होती है, और इसीलिए फैंटेसी स्पोर्ट्स एक सोशल मूवमेंट बन गया। ये सिर्फ ऐप नहीं था, ये एक कलेक्टिव ड्रीम था कि शायद नेक्स्ट मैच में मेरी लाइफ बदल जाए। ह्यूमन ब्रेन प्रोबेबिलिटी से नहीं, स्टोरीज से प्यार करता है। लेकिन अगर ये सब साइकोलॉजी थी, तो क्या ड्रीम 11 ने लोगों को मैनिपुलेट किया, या उसने सिर्फ एक एग्जिस्टिंग इमोशन को समझा? क्योंकि सच ये है, हर जनरेशन के पास एक ड्रीम मशीन होती है। 2020 के शुरुआत में करोड़ों इंडियंस के लिए वो ड्रीम मशीन थी फैंटेसी स्पोर्ट्स। लेकिन हर ड्रीम मशीन की तरह इसकी भी
एक गोल्डन एज थी, एक ऐसा दौर जब लोग सिर्फ मैचेस नहीं देख रहे थे, वो करियर्स बना रहे थे, कम्युनिटीज बना रहे थे, यूट्यूब चैनल्स बना रहे थे, टेलीग्राम एम्पायर्स बना रहे थे और कुछ लोग करोड़ों कमा रहे थे। फैंटेसी अब हॉबी नहीं रही थी, इट हैड बिकम एन इकोनॉमी, और उस इकोनॉमी का सेंटर में था एक ही इमोशन, विनिंग। इंडिया में एक नई इकोनॉमी जन्म ले रही थी और अजीब बात ये थी, इसकी फैक्ट्रीज नहीं थी, इसके ऑफिसेज जरूरी नहीं थे, इसमें मशीन्स नहीं थी। इस इकोनॉमी का फ्यूल था क्रिकेट और करेंसी थी होप, फैंटेसी स्पोर्ट्स। अब एक ऐप नहीं रहा था, इट हैड बिकम अ मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें करोड़ों लोग बिलीव करते थे, मुझे बस एक बड़ा हिट चाहिए, एक मैच, एक परफेक्ट टीम और मेरी लाइफ बदल सकती है। टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स, व्हाट्सएप प्रेडिक्शंस, लेट नाइट टीम डिस्कशंस, ट्विटर पर पिच रिपोर्ट्स और हर जगह एक ही सवाल, कैप्टन कौन? जब लोग क्रिकेट इसलिए देखते थे क्योंकि उन्हें इंडिया से प्यार था, अब बहुत लोग क्रिकेट देख रहे थे क्योंकि उनकी टीम में रोहित कैप्टन था, बुमराह वाइस कैप्टन था और उन्होंने 49 लगा रखे थे। बस रोहित चल जाए, बस मेरा कैप्टन रन बना दे। Once fans said India should win. Now they just want their captain to score. पहले फैंस कहते थे इंडिया जीतनी चाहिए, अब लोग कहते हैं इंडिया हार जाए चलेगा, बस मेरा कैप्टन रन बना दे। और यही क्रिकेट देखने का तरीका बदल गया। फैंटेसी ने फैंस को एक्सपेक्टेटर से पार्टिसिपेंट्स बना दिया। अब हर आदमी खुद को स्ट्रेटेजिस्ट समझने लगा और हर मैच एक पर्सनल बैटल बन गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब शुरू हुई, फैंटेसी के अराउंड एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम कम्युनिटीज, पेड वीआईपी ग्रुप्स, प्रेडिक्शंस वेबसाइट्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, मैच एनालिस्ट, डेटा एक्सपर्ट्स, ऐसे क्रिएटर जो पहले क्रिकेट न्यूज देते थे अब ड्रीम टीम देने लगे। थंबनेल, जीएल टीम रेडी, 99% रैंक 1 टीम, करोड़पति टीम और करोड़ों लोग रात भर उनकी वीडियोस देखते थे। एक नई प्रोफेशन पैदा हुई। This is how you create a winning team. And slowly he becomes a creator. Fantasy didn't just create millionaires. एक लड़का दिल्ली या बिहार या किसी छोटे शहर में रात 2 बजे तक पिच रिपोर्ट पढ़ रहा है, सुबह वीडियो अपलोड करता है, हजारों लोग उसकी बातों पर टीम बनाते हैं और धीरे धीरे वो क्रिएटर बन जाता है। फैंटेसी ने सिर्फ करोड़पति नहीं बनाए, एक पूरी क्रिएटर जनरेशन पैदा की। ऐसे लोग जिन्हें स्टेडियम में खेलना नहीं आता था लेकिन वो क्रिकेट को इतना समझते थे कि हजारों लोग उनकी एडवाइस पर पैसे लगाते थे। ये मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं। और कुछ क्रिएटर्स करोड़ों कमाने लगे, फैंटेसी ने क्रिएटर्स भी बनाए और फिर वो स्टोरीज आई जो इस इंडस्ट्री का इंजन बन गई। एक टीचर, एक फार्मर, एक ऑटो ड्राइवर, एक स्टूडेंट, सब हेडलाइंस में थे। 49 से 1 करोड़, गांव के लड़के ने जीते 2 करोड़, एक मैच ने बदल दी जिंदगी। सवाल, क्या ये स्टोरीज सच थी? बहुत सी हाँ, लेकिन ये कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था कि करोड़ों लोगों ने उस स्टोरीज में खुद को देखना शुरू कर दिया। एक आदमी सोचता अगर उसकी लाइफ बदल सकती है तो मेरी भी बदल सकती है, और वही फैंटेसी का सुपर पावर था। इट सोल्ड पॉसिबिलिटी, रियलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी। और ह्यूमन ब्रेन प्रोबेबिलिटी से ज्यादा पॉसिबिलिटी को पसंद करता है। टीवी, यूट्यूब, स्टेडियम, बिलबोर्ड्स, जर्सीज, ड्रीम 11 हर जगह था। एक फैंटेसी ऐप अब क्रिकेट कल्चर का हिस्सा बन चुका था। क्रिकेट अब सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं रहा, क्रिकेट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हर बूम अपने साथ एक इल्यूजन भी लाता है, और फैंटेसी का इल्यूजन था अगर मैं इनफ स्मार्ट हूं तो मैं जीत सकता हूं। लेकिन रियलिटी, करोड़ों लोग खेल रहे थे, विनर्स बहुत कम थे, और धीरे धीरे एक सवाल उठने लगा, क्या ये सच में स्किल है या सिर्फ लक का सोफिस्टिकेटेड वर्जन? और फिर कुछ और बदलने लगा। गवर्नमेंट्स सवाल पूछने लगी,
कोर्ट इन्वॉल्व होने लगे, टैक्स बढ़ने लगे, पब्लिक परसेप्शन चेंज होने लगे और सबसे डेंजरस चीज़ जो किसी भी ड्रीम इकोनॉमी के साथ हो सकती है वो होने लगी। पीपल स्टॉप्ड आस्किंग मैं कब जीतूंगा और पूछने लगे क्या ये गेम मेरे लिए बना भी है। क्योंकि हर गोल्डन एरा की तरह फैंटेसी का गोल्डन एरा भी हमेशा नहीं चलने वाला था और फिर आया द फॉल। लेकिन क्या ड्रीम 11 सच में गिर रहा था या एक पूरी इंडस्ट्री अपना अगला रूप ले रही थी? हर बड़ी कहानी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब लोग पहली बार डरते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए वो मोमेंट धीरे धीरे आया, किसी एक दिन नहीं, किसी एक इवेंट से नहीं, बल्कि हजारों छोटे सवालों से। क्या ये स्किल है या गैम्बलिंग? क्या लोग जीत रहे हैं या सिर्फ जीतने का सपना देख रहे हैं? क्या कंपनीज यूजर्स को एम्पावर कर रही है या उनकी साइकोलॉजी को मोनेटाइज कर रही है? वह पीपल मैनिपुलेटेड? शायद नहीं, शायद कंपनीज ने वही बेचा जो लोग खरीदना चाहते थे, होप। और फिर गवर्नमेंट ने भी यही सवाल पूछना शुरू कर दिया। सडनली फैंटेसी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा चैलेंज कंपटीशन नहीं था, इट वाज ट्रस्ट। 2023 इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा। जीएसटी 28%। पहले टैक्स स्ट्रक्चर अलग था, अब पूरे कॉन्टेस्ट अमाउंट पर टैक्स लगने लगा। इंडस्ट्री शॉक में थी। कंपनीज ने कहा इससे ग्रोथ स्लो होगी, मार्जिन्स प्रेशर में आएंगे, यूजर एक्विजिशंस महंगा हो जाएगा। पहली बार फैंटेसी की इकोनॉमिक्स प्रेशर में आई, लेकिन ये बस शुरुआत थी। इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कभी टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रॉब्लम थी डेफिनेशन। फैंटेसी क्या है? गेम ऑफ स्किल या गेम ऑफ चांस? अगर स्किल है तो लीगल और अगर चांस है तो गैम्बलिंग के बहुत करीब। और इंडिया इस सवाल का एक ही जवाब नहीं देता। हर स्टेट अलग सोचती, हर गवर्नमेंट अलग अप्रोच लेती है। रिजल्ट अनसर्टेनिटी। एक स्टेट अलाउ करती है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तीसरी कोर्ट में चैलेंज करती है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी लेकिन उसके नीचे की जमीन स्टेबल नहीं थी। और बिजनेस में अनसर्टेनिटी कभी कभी कंपटीशन से भी ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज कोर्ट्स में नहीं हुआ, वो हुआ लोगों के दिमाग में। पहले सवाल था आज कैप्टन कौन, अब सवाल होने लगा क्या सच में कोई जीत सकता है? सोशल मीडिया पर डिबेट्स होने लगे, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, एडिक्शन, फिनेंशियल लॉसेज और धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शन चेंज होने लगा। एक वक्त था जब फैंटेसी को स्मार्ट लोगों का गेम कहा जाता था। अब कुछ लोग कहने लगे ये भी एक तरह का गैम्बलिंग ही है। मतलब समझ रहे हो? चाहे आप इस बात से सहमत हो या नहीं, एक बात क्लियर थी, नैरेटिव चेंज हो रहा था और जब नैरेटिव बदलता है इंडस्ट्री भी बदलती है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट कंपनीज नहीं है, क्रिएटर्स हैं। हजारों यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम एडमिन्स, फैंटेसी एनालिस्ट जिन्होंने सालों तक पिच पढ़ी, स्टैट्स देखे, लेट नाइट लाइव स्ट्रीम्स की, कम्युनिटीज बनाई, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी फैंटेसी के अराउंड बिल्ड की। उनका इंट्रोडक्शन ही था मैं फैंटेसी एक्सपर्ट हूँ। और जब इंडस्ट्री अनसर्टेन हुई तो उनका सवाल था अगर फैंटेसी नहीं तो मैं कौन? यह सिर्फ बिजनेस का क्राइसिस नहीं था, ये आइडेंटिटी क्राइसिस था। क्योंकि जब आप अपनी पूरी पहचान एक ही इंडस्ट्री के साथ जोड़ देते हो और वो इंडस्ट्री बदलने लगती है तो आपको भी खुद को दोबारा डिफाइन करना पड़ता है। और यहाँ हमें रुक कर एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहिए, क्या ड्रीम 11 सच में गिर रहा है या हम सिर्फ उसके गोल्डन एरा के खत्म होने का फॉल समझ रहे हैं? इंडस्ट्री मर नहीं रही, इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, लेकिन हर इवोल्यूशन में विनर्स और लूजर्स होते हैं। और यहाँ पर एक नया प्लेयर एंट्री कर रहा है, एक ऐसा प्लेयर जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और सेकेंड्स में हजारों कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर एआई प्लेयर्स प्रिडिक्ट कर सकता है, पिच समझ सकता है, वेदर एनालाइज कर सकता है, तो फिर
फैंटेसी एक्सपर्ट्स का क्या होगा? क्या मशीन इंसान की इंट्यूशन को रिप्लेस कर देगी, या ये सिर्फ एक नए गेम की शुरुआत है? बिकॉज मे बी फैंटेसी का सबसे बड़ा चैलेंज जीएसटी नहीं था, रेगुलेशंस नहीं थे. मे बी इट्स बिगेस्ट चैलेंज हैज जस्ट अराइव्ड, एआई. नंबर्स, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटीज, प्रेडिक्शंस. एक वक्त था जब ये सब सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे और फिर एक टीम बनाते थे. उनके पास एक चीज़ थी, एक एज, एक ऐसा एडवांटेज जो सबके पास नहीं था. लेकिन एक नया प्लेयर आ गया मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेकिन अगर ड्रीम 11 ने करोड़ों लोगों को क्रिकेट को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया, तो एक सवाल बनता है, जब एआई क्रिकेट को हमसे ज़्यादा समझने लगेगा तो इंसान की वैल्यू क्या बचेगी? और एआई को ना थकान होती है, ना इमोशंस, ना प्रेशर. वो एक सेकेंड में हजारों मैचेस एनालाइज कर सकता है, लाखों डेटा पॉइंट्स कंपेयर कर सकता है और ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकता है जो शायद इंसान कभी देख ही ना पाए. तो सवाल है, क्या एआई फैंटेसी एक्सपर्ट्स को रिप्लेस कर देगा? शायद, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है. एआई इंफॉर्मेशन देगा, इंसान मीनिंग देगा. फ्यूचर में सबके पास एआई होगा, लेकिन सबके पास जजमेंट नहीं होगा. एक वक्त था जब फैंटेसी क्रिएटर के पास एक सीक्रेट होता था, मेरे पास भी था. उनके पास स्टैट्स थे, प्राइवेट स्प्रेडशीट्स, पिच नोट्स, रिकॉर्ड्स, प्लेयर ट्रेंड्स, और व्यूअर्स सोचते थे ये जो जानता है वो मैं नहीं जानता. लेकिन एआई ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया. आज एक ऑर्डिनरी यूजर भी पूछ सकता है लास्ट 20 मैचेस में प्लेयर का स्ट्राइक रेट क्या था, इस पिच पर लेफ्ट आर्म पेसर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, डिफरेंट सिनेरियोज में बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, और एआई सेकेंड्स में जवाब दे देता है. इंफॉर्मेशन अब एडवांटेज नहीं रही, और जब इंफॉर्मेशन सबके पास आ जाती है तो गेम बदल जाता है. इमेजिन करो एक एआई सिस्टम, वो मैच सिमुलेशन चलाता है, वेदर ट्रैक करता है, प्लेयर्स इंजरीज मॉनिटर करता है, बैटिंग पोजीशंस अपडेट करता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स कंपेयर करता है, और फिर 1000 पॉसिबल आउटकम्स जनरेट करता है. और इंसान, वो शायद 10 पॉसिबिलिटीज सोच पाएगा, एआई 1000 या 10,000. और इसीलिए दुनिया भर में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एआई पर बिलियंस इन्वेस्ट कर रही है. क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, सब जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है, कैन इंटेलिजेंस बी ऑटोमेटेड? और अगर आंसर हाँ हुआ तो फैंटेसी का फ्यूचर वैसा नहीं रहेगा जैसा हम जानते हैं. लेकिन हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग बात बताती है. जब कैलकुलेटर आया, मैथमेटिक्स खत्म नहीं हुई. जब गूगल आया, नॉलेज खत्म नहीं हुआ. जब जीपीएस आया, हमने सफ़र करना नहीं छोड़ा. टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस नहीं करती, वो इंसान से सवाल पूछती है, तुम्हारी असली वैल्यू क्या है? और फैंटेसी में ये सवाल और भी डेंजरस है. अगर एआई बेस टीम सजेस्ट कर सकता है, स्टैट्स एनालाइज कर सकता है, मैच सिमुलेट कर सकता है, तो इंसान क्या करेगा? उसका एज क्या होगा? एआई प्रेडिक्शन कर सकता है, लेकिन एआई सपना नहीं देख सकता. एआई एक्साइटमेंट फील नहीं करता. वो लास्ट ओवर में दिल की धड़कन नहीं बढ़ा सकता. वो अपने व्यूअर्स को इंस्पायर नहीं कर सकता. और शायद इसीलिए फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल लोग वो नहीं होंगे जो सिर्फ डेटा जानते हैं, बल्कि वो होंगे जो डेटा को स्टोरी बना सके, स्टैटिस्टिक्स को इमोशन बना सके, और इंटेलिजेंस को एंटरटेनमेंट बना सके. कैप्टन ये लो, वाइस कैप्टन ये लो, मेरी टीम कॉपी कर लो. न्यू क्रिएटर, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैच की पीछे की कहानी क्या है. क्या ये प्लेयर प्रेशर में टूट सकता है? क्योंकि एक डिसीजन पूरे मैच को बदल सकता है. क्योंकि स्टैट्स के पीछे भी ह्यूमन इमोशन छुपे होते हैं. फ्यूचर प्रेडिक्शन का नहीं होगा,
इंटरप्रिटेशन का होगा। और शायद एआई फैंटेसी को खत्म नहीं करेगा, वो उसे मैच्योर बनाएगा। क्योंकि फैंटेसी का असली प्रोडक्ट कभी प्रेडिक्शन नहीं थे, असली प्रोडक्ट था होप, कंपटीशन, आइडेंटिटी, विनिंग का फीलिंग, और ये चीज़ें एल्गोरिदम से बड़ी होती हैं। लेकिन एक और सवाल बाकी है, अगर फैंटेसी का गोल्डन एरा खत्म हो रहा है और एआई सब कुछ बदल रहा है, तो आज के यंग इंडियन किस सपने के पीछे भागे? पैसे के लिए, स्टेटस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए? नेक्स्ट बिग गेम क्या है? क्रिकेट इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, एआई, क्रिएटर इकोनॉमी, ई स्पोर्ट्स, या कुछ ऐसा जिसका नाम अभी हमने सुना भी नहीं? बिकॉज ड्रीम 11 की कहानी अब खत्म होने वाली है, लेकिन द इंडियन ड्रीम अभी भी जिंदा है, और हर जिंदा सपने की तरह वो एक नया रूप ढूंढ रहा है। अगर फैंटेसी सिर्फ एक चैप्टर था, तो अगला चैप्टर क्या है? शायद ये सवाल ड्रीम 11 के बारे में नहीं है, ये सवाल हम सब के बारे में है। क्योंकि हर जेनरेशन एक सपना चूज करती है। 90s बॉलीवुड, 2000s की इंजीनियरिंग, 2010 के स्टार्टअप्स, और 2020 के शुरुआत में करोड़ों इंडियंस ने चूज किया फैंटेसी। एक ऐसा गेम जहां क्रिकेट समझकर शायद जिंदगी बदली जा सकती है, लेकिन अब दुनिया फिर बदल रही है। और जब दुनिया बदलती है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सवाल ये नहीं होता क्या खत्म हो रहा है, सवाल होता है क्या शुरू हो रहा है। आज का विनर इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करेगा, डिसीजन लेना सीखेगा, एआई को टूल बनाएगा, रिस्क समझेगा, स्टोरीज समझेगा। अगले 10 साल में सबसे बड़ी करेंसी पैसे नहीं होगी, इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबके पास होगी, एआई के पास होगी, आपके पास होगी, हर स्मार्टफोन के पास होगी। तो फिर वैल्यूएबल क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट, क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, और यही क्रिकेट की दुनिया में भी होने वाला है, क्रिकेट इंटेलिजेंस। एक वक्त था जब क्रिकेट का मतलब था बैट, बॉल और स्टेडियम। अब क्रिकेट का मतलब है डेटा, पैटर्न्स, एल्गोरिदम्स, प्रेडिक्शंस। हर बॉल एक डेटा पॉइंट है, हर प्लेयर एक मूविंग डेटा बेस है, हर मैच एक सिमुलेशन है, और जो लोग इस इंटेलिजेंस को समझ लेंगे वो अगला गेम जीतेंगे। शायद फ्यूचर का सबसे बड़ा क्रिकेट क्रिएटर टीम नहीं देगा, वो एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि एक प्लेयर प्रेशर में फेल होता है, क्योंकि एक कैप्टन रिस्की डिसीजन लेता है। क्यों कुछ टीम्स बार बार जीतती हैं, वो क्रिकेट को डिकोड करेगा, और लोग प्रेडिक्शन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके पास आएंगे। आज स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है जहां डेटा एनालिस्ट, परफॉर्मेंस साइंटिस्ट, वीडियो एनालिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एआई इंजीनियर्स, स्काउट्स सब मिलकर डिसाइड करते हैं कौन खेलेगा, कौन बिकेगा, कौन चैंपियन बनेगा। और शायद फ्यूचर का करोड़पति स्टेडियम में नहीं, लैपटॉप के सामने बैठा होगा, डेटा एनालाइज कर रहा होगा, और दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिसीजन ले रहा होगा। लेकिन एक और रिवॉल्यूशन चल रहा है, क्रिएटर्स। पहली जनरेशन क्रिएटर्स ने कहा मैं तुम्हें प्रेडिक्शन दूंगा, दूसरी जनरेशन क्रिएटर्स कहेंगे मैं तुम्हें समझाऊंगा। पहले इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल थी, अब इंटरप्रिटेशन वैल्यूएबल है। पहले फास्ट होना जरूरी था, अब डीप होना जरूरी है। पहले सबसे पहले न्यूज देना इंपॉर्टेंट था, अब सबसे अच्छा एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। और शायद इसीलिए फ्यूचर उन क्रिएटर्स का होगा जो एआई को दुश्मन नहीं पार्टनर्स बना लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चेंज टेक्नोलॉजी में नहीं होगा, वो माइंडसेट में होगा। फैंटेसी ने हमें एक चीज सिखाई, एक
कि करोड़ों इंडियंस सिर्फ पैसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं रिकॉग्निशन, स्टेटस, रिस्पेक्ट, विनिंग, और ये डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, बस उनका प्लेग्राउंड बदल जाता है। कल फैंटेसी, आज एआई, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस, क्रिएटर इकोनॉमी, कल शायद कुछ और, लेकिन गेम वही रहेगा, विनिंग का गेम, विनिंग का गेम। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप एक यंग इंडियन हो, आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, एआई है, और आप भी एक इंटेलिजेंट प्लेयर बनना चाहते हो, तो आप क्या चूज करोगे? प्रेडिक्शन या अंडरस्टैंडिंग, शॉर्टकट्स या स्किल्स, एक और ड्रीम जो कोई और आपको बेच रहा है, या अपना खुद का ड्रीम? क्योंकि ड्रीम 11 की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। करोड़ों इंडियंस फैंटेसी नहीं खेल रहे थे, वो अपनी जिंदगी में एक जीत ढूंढ रहे थे, और शायद वो जीत कभी किसी ऐप में थी ही नहीं, वो हमारे अंदर थी, हमारी क्यूरियोसिटी में, हमारी इंटेलिजेंस में, हमारी हिम्मत में। और इसीलिए ड्रीम 11 का राइज और फॉल एक इकोनॉमी की कहानी नहीं है, ये एक देश की कहानी है, एक ऐसे देश की जहां हर जनरेशन एक नया सपना देखती है, और हर बार जब पुराना सपना टूटता है, इंडिया एक नया सपना बना लेता है। बिकॉज द ग्रेटेस्ट फैंटेसी वॉज नेवर क्रिकेट, इट वॉज दिस, one day I will become a winner and maybe, just maybe, the next era has already begun. रियलिटी ये है, ड्रीम 11 आज भी इंडिया की सबसे बड़ी फैंटेसी कंपनीज में से एक है, लेकिन जीएसटी, रेगुलेशंस, राइजिंग एक्विजिशंस कॉस्ट और पब्लिक परसेप्शंस इंडस्ट्री को पहले जैसा आसान नहीं छोड़ रहे। शायद ये फॉल नहीं, एक पेनफुल ट्रांजिशन है, एक अजीब बात है। हिस्ट्री में इंसान ने हमेशा किसी ना किसी चीज में अपनी उम्मीद रखी है, कभी सोने में, कभी लॉटरी में, कभी शेयर मार्केट में, कभी स्टार्टअप्स में, और एक दौर ऐसा भी आया जब करोड़ों इंडियंस ने अपनी उम्मीद फैंटेसी स्पोर्ट्स में रख दी। उन्होंने सोचा शायद क्रिकेट समझकर मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, शायद अगले मैच में मेरी किस्मत बदल जाए, शायद मैं भी एक रैंक ला सकता हूँ। और सच बताऊँ, इस सपने में कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि हर बड़ी चीज़ एक सपने से ही शुरू होती है। प्रॉब्लम सपने देखने में नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचने लगते हैं कि सपना सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। ड्रीम 11 एक कंपनी थी, फैंटेसी एक इंडस्ट्री थी, लेकिन नंबर 1 बनने की जो भूख है वो इंसान की फितरत है, और फितरत कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। कल न्यूज़पेपर में रिजल्ट्स देखते थे, आज एआई सिमुलेशंस देख रहे हैं, कल लोग फैंटेसी टीम बना रहे थे, कल के बाद शायद वो एआई मॉडल्स बना रहे होंगे, स्पोर्ट्स बिजनेस बना रहे होंगे, स्टोरीज सुना रहे होंगे, दुनिया को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। गेम बदलेगा, प्लेयर्स बदलेंगे, टेक्नोलॉजी बदलेगी, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो फीलिंग जो हर इंसान के अंदर होती है कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, एक दिन मेरी भी बारी आएगी, एक दिन मैं भी जीतूंगा। और शायद इसीलिए ड्रीम 11 की राइज एंड फॉल एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक देश की कहानी है, एक ऐसे देश की जहां करोड़ों लोग हर सुबह उठकर फिर से कोशिश करते हैं, हर हार के बाद फिर से सपना देखते हैं, हर नए दौर में एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं, और जब पुराना सपना टूटता है तो इंडिया एक नया सपना बना लेता है। क्योंकि करोड़ों भारतीय फैंटेसी नहीं खेल रहे थे, दे वेयर चेजिंग होप। और अगर वो सपना धीरे धीरे धुंधला भी पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक नया गेम शुरू हो रहा है, एक नया दौर, एक नई रेस और एक नया सवाल। क्या तुम सिर्फ प्रेडिक्शन करोगे या फ्यूचर बनाओगे? बिकॉज द ग्रेटेस्ट फैंटेसी वॉज नेवर क्रिकेट, it was this, one day I will become a winner and maybe, just maybe, the next era has already begun.